अगर मार्केट कल आपके अकाउंट से 87 लाख रुपए मिटा दे तो क्या आप अगले दिन वापस ट्रेड करेंगे या फिर मार्केट को हमेशा के लिए छोड़ दो? आज के गेस्ट ने इस सवाल का जवाब थ्योरी में नहीं दिया, उन्होंने इसे अपनी जिंदगी में जिया है। जब वो लॉसेज हुए तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, पैसा भी बनाया मैंने, ठीक ठाक बनाया, और एक दिन में वाइप आउट हो गया। तो मैं इस सिस्टम पे कैसे भरोसा करूँ कि मैं नेक्स्ट बार ना हूँ। मार्केट में सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनना आसान होता है, लेकिन उन लॉसेस की कहानी सुनना मुश्किल होता है जिन्होंने उन्हें सक्सेसफुल बनाया। लोग एक साल पैसा बनाते हैं, एक दिन में गायब हो जाता है। आपकी लाइफ के कितना टाइम बर्बाद होता है, बिल्कुल एक दिन में पता चलता है कि आप फिर से जमीन पे हो। और हमारे आज के गेस्ट उन चुनिंदा ट्रेडर्स में से एक हैं जिन्होंने सिर्फ मार्केट के बेस्ट फेजेस ही नहीं देखे, बल्कि वो वक्त भी देखा है जब एक गलत मूव ने उनसे 87 लाख रुपए छीन लिए। मेरी माँ मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन थी। जब लॉस हो जाता है तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, तो जो सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर उस समय कोई दे सकता है, जो उसको हिम्मत दे सकता है, तो मैं मानता हूँ कि माँ के अलावा वो कोई नहीं हो सकता है। बड़े प्रॉफिट्स देखे, बड़े लॉसेस देखे, और फिर वही लॉसेस इनकी सबसे बड़े टीचर बन गए और आज ये मार्केट में मल्टी 100 करोड़ कैपिटल के साथ काम करते हैं। हम कहते हैं अगर आप लर्नर हो तो आपको पैसा नहीं चाहिए, आप 1000 रुपए लेके आओ। 1000 रुपए में 1000 रुपए लेके आओ। और अर्नर हो हाँ। तो तुम 100 करोड़ रुपए भी लेके आओगे तो नहीं होगा। जब तक आप स्टॉक मार्केट के लर्नर हो, आप बड़ा पैसा नहीं लेके आओ। इस एपिसोड में आज के गेस्ट सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की बात ही नहीं करने वाले हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रेडर्स बड़े लॉसेस के बाद इमोशनली कैसे टूट जाते हैं, रिस्क को प्रोफेशनल्स रिटेल ट्रेडर से बिल्कुल अलग तरीके से कैसे और क्यों देखते हैं, और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रैटेजी से पहले माइंडसेट क्यों जरूरी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड होती है और बड़े ड्रॉडाउन्स के बाद भी वापस कैसे खड़ा हुआ जाता है, तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। आप यूपीएससी की एग्जाम देने जाते हैं, हर बच्चा पास ही हो जाता है क्या? बिल्कुल सर, सही बात नहीं होता सर। वो विनिंग माइंडसेट अलग ही होता है, वो बनना पड़ता है। वो कोई बनाता नहीं है आपको, वो बनना पड़ेगा आपको। आज के टाइम पे कैसे बने डिसिप्लिन जब इतने लोग गाड़ी दिखाते हैं, घोड़ा दिखाते हैं, मैं दिन का ये कमा रहा हूँ, वो कमा रहा हूँ। यार मेरे फील्ड में नहीं आता कोई गाड़ी वाड़ी दिखाने वाला, उसी के फील्ड में आता जो देखना चाहता है। तुम्हें जीत चाहिए कि तुम्हें शौक चाहिए? अगर शौक चाहिए तो शौक तो बाप के पैसे पे पूरे होते हैं भाई, अपने पैसे पे शौक नहीं पूरे होते। अगर आप मार्केट में सिर्फ नेक्स्ट विनिंग ट्रेड नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, कैपिटल प्रोटेक्शन और प्रोफेशनल थिंकिंग को समझना चाहते हैं ना, तो ये एपिसोड एक कंप्लीट ट्रेडिंग मास्टर क्लास होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वीरेंद्र पांडे जी। बिफोर वी स्टार्ट टुडेस पॉडकास्ट, अ बिग थैंक यू टू अवर स्पॉन्सर लेमन। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी हुई होगी। ट्रेड राइट ढूंढने से पहले चार्ट पर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि टेलीग्राम पे कोई कुछ बोल रहा है, यूट्यूब पे किसी का एनालिसिस बुलिश बोल रहा है, ट्विटर पे कोई क्रैश प्रेडिक्ट कर रहा है, और आधे से ज्यादा टाइम तो मार्केट में यही ढूंढने में निकल जाता है कि एक्चुअल ट्रेड कहां पे बन रहा है, राइट स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, राइट एंट्री कहां पे होनी चाहिए, और राइट टारगेट कहां पर होना चाहिए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेमन लेकर के आ गया डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग, वो भी एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज के साथ, जहां पर आप लोगों को जब भी एक वैलिड ट्रेड सेटअप बनेगा तो एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजीज आपको बता देंगी कि एंट्री कहां पर होनी चाहिए, एग्जिट कहां पर होना चाहिए, और आपका टारगेट बुकिंग भी कहां पर होना चाहिए। और डेली ट्रेडर्स के लिए लेमन ने इंट्रोड्यूस कर दिया है जिंग, जिससे अब आपका एग्जीक्यूशन और भी फास्टर हो जाता है। तो वेट किस चीज का है, क्योंकि अगर आप अकाउंट ओपनिंग लिंक ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लेमन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया, और अगर आप अकाउंट ओपन करने के बाद एक सिंपल सी केवाईसी करवा देते हैं तो आप मेरी एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी पर भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना समय गवाए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीरेंद्र सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बस आप छोटे भाई के राज में जी रहे हैं। तो सर आज तो बड़ा मज़ा आने वाला आपके साथ बात करके, क्योंकि आप भी ऑप्शन ट्रेडर हैं, मैं भी ऑप्शन ट्रेडर हूँ, तो बहुत ही कोर एक एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। मैं तो सर आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपसे इंट्रोडक्शन भी हुआ है। कोई ट्रेडर, कोई स्टूडेंट जो भी मार्केट में नहीं आया है या नया आया है और मान लीजिए आपको नहीं जानता, तो आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अभी? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पांडे है। मैं करीब 16 ईयर से स्टॉक मार्केट में हूँ। 2008 से इन्वेस्टर और 2015 से ट्रेडर। मैं डिस्क्रिशनरी और सिस्टमैटिक दोनों ही ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि डिस्क्रिशनरी इसलिए क्योंकि मेरी जो नॉलेज है मैं उसको और इन्हेंस करूँ, और सिस्टमैटिक इसलिए कि मुझे कंसिस्ट ग्रोथ मिल सके। ओके, तो अभी हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे, डिस्क्रिशनरी और ये सारी ट्रेडिंग क्या होती है। सर आप पहले ये बताइए कि ट्रेडिंग में सर कैसे, आपका बैकग्राउंड क्या था? कोई इसी चीज़ से इन्वॉल्व था? आप ट्रेडिंग किसी को देखा था करते हुए? नहीं, ट्रेडिंग नहीं देखा था, टू बी ऑनेस्ट। इन्वेस्टमेंट देखा था।
अच्छा 2006 से 8 के आसपास मैं एक तरीके से सीए का एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहा था, तो एक सीए के अंडर में मैं काम कर रहा था उनके अंडर में। तो वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे और उसी पीरियड में लेमन क्राइसिस भी हुआ। तो लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, हाँ जी, 2008 वाला। 2008 के आसपास का। तो मैंने वो पूरा फेस देखा है उनका। ओके 2006 में उनका सोच क्या था, 2007 में किस तरह से सोच रहे थे, 2008 क्राइसिस में उन्होंने किस तरीके से इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया, और फिर वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मुझे भी कह सकते हो आप कि मैं इन्फ्लुएंस एक रियल पर्सन से हुआ। उस समय सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था। बट तभी आप जॉब कर रहे थे वहाँ पे? जी, उनके यहाँ जॉब कर रहा था। उनको मेरा अच्छा। पूरा काम ही था कि उनके पूरे फंड को मैनेज करना। आप उनके फंड को मैनेज, कितना फंड था सर उनका उस जमाने में? वो करीब 6.3 CR के आसपास। 6.3 CR उस जमाने की बात ये कर। अभी बड़ा लगेगा लोगों को, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सर अभी तो आप एक मल्टी 100 करोड़ का मैं फंड अपने मैनेज सर कर रहे हैं। के फंड की बात बोल रहा हूँ, मैं उनका फंड मैनेज कर रहा था 6.3 CR। अपना मेरी उस समय सैलरी होती थी करीब 6,000 या 7,000 के आसपास। अच्छा आप एक चीज़ बताइए सर, ये 6-7 हज़ार की सैलरी जो आपकी थी, आज आप मल्टी 100 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं, जो कि अभी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इसमें, क्योंकि जी जी। मैं खुद भी सर इंस्पायर्ड हूँ इस चीज़ से आपसे, और आपसे काफ़ी एडवाइस लेना चाहूँगा अभी कि मैं भी अपनी जर्नी को कहाँ लेकर के जाऊँ। यू डोंट कम अ लॉट ऑफ मनी सर, मतलब आप बहुत ज़्यादा पैसे से नहीं आते हैं। 6-7 हज़ार रुपये आपने बोला मंथली सैलरी थी। देखो सर, मेरा मानना है कि आप कितना पैसा बना रहे हो वो हाँ। मैटर नहीं करता, आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं ना, तो आपको फंड हाउसेस, ब्रोकर्स सब नोटिस करते हैं। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया में आप कितनी भी हवाबाजी कर ले कि मैं इतना प्रॉफिट बनाता हूँ, असली औकात आपकी क्या है वो आपका ब्रोकर जानता है। बिल्कुल सही बात। और जब ब्रोकर आपको अप्रिशिएट करने लगता है, पुश करने लगता है, वो कब करेगा? जब आप कंसिस्ट अपने अकाउंट में ग्रोथ दिखाएंगे, तो वो समझ जाएगा कि ये आदमी 100 में से अलग है। अब उसके पास 99 लोग हैं मौजूद हैं, उसके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जो लॉस कर रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो उनको आपका प्रोफाइल दिखाना चालू करता है। मैं कैसे ग्रो किया मैं उसे बता रहा हूँ। क्यों दिखाता है? क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट है कि आपके अकाउंट में ट्रेड हो, उससे उसका ब्रोकरेज जनरेट हो। फिर आपको आपके पास लेके जाता है, फिर आप उस पैसे को मैनेज करने लगते हैं, तो आप अपने आप ग्रो कर जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप 200 CR मैनेज कर रहे हैं और आप उसके अंदर सिर्फ 20% प्रॉफिट शेयरिंग ले रहे हैं, तो 20 CR तो आपके अपने कैपिटल अपने आप हो गई सर। बिल्कुल। तो गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा पैसा बनाऊं। आज सर हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे, क्योंकि अभी लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया में भी प्रॉप फर्म ट्रेडिंग होती है। जी जी। फंड मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे आज सीख करके जाएंगे। जी जी। पहले ये जानना चाहूँगा सर कि आपने ट्रेडिंग कौन से ईयर से शुरुआत करी थी वैसे? ट्रेडिंग में इन्वेस्टर था। हाँ, पहले इन्वेस्टर थे। उसमें क्या हुआ कि जब आप थोड़ा सा पैसा बना लेते हो ना, तो आप इगोस्टिक हो जाते हो। मैं थोड़ा ब्लंट रहना चाहूँगा अपने कैरेक्टर को लेकर कि मैंने क्या क्या गलती की है, उसकी बात सबसे पहले करते हैं। क्योंकि आप ट्रेडर जब भी बनते हो जब अपनी गलतियों से सीखते हो। तो हुआ क्या, जॉब छोड़ दी। अच्छा। फंड ग्रो हो गया। बीटीसी अर्ली इन्वेस्टर था, बीटीसी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, बहुत अच्छे नंबर से बीटीसी बेचना चालू कर दिया। अच्छा। उससे बीच के हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब मैनेज करेंगे। कार का शौक हो गया, घर का शौक हो गया, सब मैनेज करना। लेकिन एक टाइम में ये रियलाइज हुआ कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी ऐसे। तो कुछ तो ऐसी स्किल लाओ कि जिससे जो है ना थोड़ा बहुत ब्रेड एंड बटर जिसे कहा जाता है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट ब्रेड एंड बटर। लोग इसको गलत समझते हैं। कंपाउंडिंग की चीज़ है ये, ठीक है। और अगर आप इसको सिर्फ ये समझेंगे कि नहीं मेरे को एक ही झटके में बनना है, तो नहीं होगा। हाँ, कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से होती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में होती है। अब इसका मैं अपनी बात पे आता हूँ, मैं भटक रहा हूँ, शायद टॉपिक से बाहर चला जाऊँ। तो मेरा कहने का है कि 2015-16 में जैसे लोग इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते, वो भी मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो गया, आप ये बोल सकते हो। मैं नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा, इन्फ्लुएंस हो गया। लाइव ट्रेडिंग दिखाते थे, MTM दिखाते थे, और आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी हैं। अच्छा। नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे बहुत फेमस यूट्यूबर रहे हैं एक टाइम पे, और आज भी हैं, एक्टिव हैं वो। अब बनाया जा सकता है। पहला तो थॉट ये था कि क्या बनाया जा सकता है, चलो भाई कोर्स ले लो। अच्छा। पैसे ले लिए, कोर्स ले लिए।
तो लिटरली मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो मुझे सिखाया उससे 1000 टाइम मेरे को पहले से आता था। ओके। 1000 टाइम पहले से आता था, मेरे को बुक से आता था, क्योंकि मैंने बताया मेरा एजुकेशन है अच्छा खासा है, तो नॉलेज तो मेरे को था कि फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से रन करती है, कैसे ग्राफ जब बनता है तो उस ग्राफ में सेंटीमेंट क्या होता है। मैं भले इसमें फेल हो सकता हूँ कि पैटर्न क्या है, लेकिन एक कैंडल का सेंटीमेंट क्या है उसको पकड़ने में तो मेरे को समझ में आता है कि क्या है। बिल्कुल। तो मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग करनी चालू की, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी पे, और बहुत पिटाई हुई। कितने पैसे से स्टार्ट किया था सर? उस पीरियड में तो 2008 में तो मैं 30,000 से स्टार्ट किया था। और वही जॉब से जो बनाया था? हाँ, फिर उसमें आपने स्टॉक में डाला, थोड़ा प्रॉफिट हुआ? उस समय 30,000 थे, वो भी मदर से बोरो किया था, अच्छा। तो उसे स्टार्ट किया था। फिर इसमें जो है ना, मैं कह सकता हूँ 1 से 1.5 लाख रुपए से 2015 में उसको अच्छा ग्रो भी किया है, ठीक है। एक से यानी ठीक से याद भी नहीं है, ट्रांचेस में बहुत ज़्यादा पैसे लाए, जैसे 1-1.5 लाख स्टार्टिंग पैसा याद है मुझे, 1.5 लाख। उसके बाद में कितना लेके आया, क्या लेके आया, वो याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, है ना। तो तो उतने से स्टार्ट किया आपने? उससे स्टार्ट किया, तो मेरे को पिटाई हुई सर, बाजार ने हर तरफ से मारा, और बहुत बुरे तरीके से मारा। सबसे बड़ा पेन क्या होता था कि जो आप वेल्थ बना के बैठे हो वो भी खत्म होने लगेगा, धीरे धीरे उस एंगल से खत्म हो जाएगा। मेरा जो सबसे बड़ा लॉस है आज तक, जो मुझको हार्ट करता है, वो 87 लाख रुपीज है। 87 लाख? हाँ, इन अ सिंगल डे, है ना। जब मेरा कैपिटल करीब 93-95 लाख रुपीज के आसपास था, ऑलमोस्ट 90%। और क्रिप्टो में ही ब्लो किया है। जो बच्चे कहते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आज इंडिया में आई है, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत पुरानी है। बस क्या, एक वाइल्ड मूव और लिक्विडेट। इस पर सर डिटेल में जाते हैं थोड़ा। ये जो आपने लॉस बताया ना, इसको आप एक्सप्लेन करो। पहले तो इतना पैसा आपने मार्केट से ही बनाया ये सारा? हाँ, मार्केट, ये सारा आपने ट्रेड करते करते मार्केट से मैं बनाया? एक चीज में सर बहुत अच्छा हूँ, हाँ, आज भी अच्छा हूँ, हाँ। अपनी विनिंग ट्रेड होल्ड करने में। अच्छा। उस समय भी अच्छा था, अगर वो सडन मूव ना आता हाँ, तो मैं लिक्विडेट नहीं होता। तो ये किस चीज में आया? ऑप्शंस करते थे आप उस टाइम? नहीं, उस समय फ्यूचर्स। फ्यूचर्स? हाँ, ओके। बीटीसी में बिटमैक्स एक वेबसाइट है, हाँ जी। ठीक है, उसमें ट्रेड करते थे। अच्छा, ठीक है, इंडिया में तो अब चलन आया, लेकिन वो पहले से हो रहा तो है। ये पूरा लॉस आपका क्रिप्टो में हुआ है? हाँ, फ्यूचर। ओके। अब ऑप्शन ट्रेडिंग का तो चस्का इंडियन मार्केट में आने के बाद लगा। तो इंडियन मार्केट की जर्नी कब स्टार्ट हुई फिर? हाँ, इंडियन मार्केट की जर्नी कब स्टार्ट हुई आपकी? इंडियन मार्केट की जर्नी तो इन्वेस्टर के हिसाब से तो पहले से स्टार्ट है, लेकिन हाँ 2016 में इंडियन स्टॉक मार्केट में आ चुका था मैं। उस समय भी फ्यूचर ही करता था। अच्छा। ठीक है ना, धीरे, मैंने बताया ना कि 2015 के बाद से मैं ट्रेडिंग में धीरे धीरे 14 से सोचना शुरू किया, और धीरे धीरे घुसना चालू हुआ। फिर क्या हुआ कि क्रिप्टो में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप लेवरेज तो लेते हो, लेकिन आप उसके लिक्विडेट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको वहाँ एक सेपरेट कैपिटल चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट में प्लेज की सुविधा थी, तो हमारे पास जो होल्डिंग है, जब ट्रेडिंग का चस्का लगता है तो हर एंगल से लगता है सर। फिर आपको सपने बहुत बड़े लगते हैं, और सोचते हैं कि जो आपने पैसा बनाया है उसको आप 10 गुना कर सकते हैं। तो उस प्लेज को यूज़ करके फ्यूचर ट्रेडिंग, फिर एक साहब थे हमारे दिल्ली के, ऑप्शन ट्रेडिंग के से इंट्रोड्यूस कराया। उस समय पीसी ज्वेलर नाम का एक स्टॉक होता था, उसका कॉल बाई कर लिया मैं। अच्छा। तो उसका कॉल बाई कर लिया, और उसको करिए सर 17 दिन एवरेज किया। 17 दिन एवरेज किया है? कुछ मालूम ही नहीं, वो जीरो हो गया। तो सर ये सारी बातें आपके ये लॉस के बाद हो रही हैं? हाँ, 87 लाख रुपीस तो लिक्विडेट हुआ था, हो चुका था आपका। हाँ, उसके बाद आप ये इस पे कर रहे, तो मतलब 87 लाख रुपए के तक भी आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले काट देते तो ये कट जाता, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन होती तो आप वो स्टॉक भी एवरेज नहीं कर रहे होते। बात सर उसमें लॉस नहीं होता। हाँ, वो फ्यूचर था वो, लेकिन 24 आवर्स चलता है। आप इंसान हैं, आप सो जाते हो, ओके, है ना, अचानक कोई न्यूज़ आ जाती है, और क्रिप्टो बहुत वाइल्ड है, ठीक है, और आप लेवरेज पे हो। और उस टाइम कुछ ऑटोमेटिक ऐसा नहीं था। इस पर भी आते हैं सर कि आज एल्गो ट्रेडिंग इसलिए क्यों थोड़ी सी सक्सेसफुल है डिस्क्रिशनरी से, जो आप बता रहे थे सर। इसके बाद क्या रही आपकी जर्नी? जैसे आपने 87, मतलब ये तो बहुत ही टूटने वाला हिसाब किताब है, मतलब 1 करोड़ रुपए आपने उस टाइम पे लॉस कर दिया, तो कैसे आपने, मतलब कैसे हैंडल किया ये? मदर हमारी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड रहा, फैमिली बैकग्राउंड रहा? मदर का सपोर्ट रहा। अच्छा। मदर ने, अब एक्चुअली क्या है ना
कि मेरी माँ मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन थी। हम्म, मेरे फादर 96 में एक्सपायर हो गए थे, ओह तो सॉरी। मैं अर्ली एज में था। तो उन्होंने मुझको अलग तरीके से पाला है। अलग तरीके से क्या, हर माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पालती है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, बहुत प्यार से पाला है। ठीक है, जब लॉस हो जाता है और बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, हम्म, तो जो सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर उस समय कोई दे सकता है, जो उसको हिम्मत दे सकता है, तो मैं मानता हूँ कि माँ के अलावा वो कोई नहीं हो सकता है। मेरी माँ ने उस समय मेरे को हिम्मत दी। हम्म, उनका सिर्फ एक ही वर्ड है हम्म, कि मैं जब लखनऊ में आई थी तो मैं 2 बच्चे थे और मेरे हाथ में कुछ नहीं था। हम्म, तुम्हारे पापा थे, तुम्हारे पापा ने बनाया, बनाया, तुमने प्रॉपर्टीज बनाई, तुमने इन्वेस्टमेंट बनाया। अगर उसमें से कभी कुछ चला गया, हम्म, जो कि जाना तय है, तुमको दिया भी उसी ने और तुमसे ले भी लिया, तो तुम भाग जाओगे। उनके ये वर्ड थे। एक्चुअल में मैं बोलना नहीं चाहता ऑडियंस में, क्योंकि मेरा डिप्रेशन लेवल बहुत अलग हो गया था। तो मामी ये सोच रही थी कि इसको किसी तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकालें, रोना धोना पीटना, अब ये सब हो गया था। तो उन्होंने यही चीज़ बताई कि तुमने हासिल क्या है तुम वो देखो, गया क्या है वो देखो। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम फिर से कर सकते हो। तो मदर का मोटिवेशन रहा। फिर उसके बाद मैंने को 17 महीने दिए सर, मैंने अपने आप को एक रूम के अंदर। क्या एज थी सर? सिर्फ ये सिखाने के लिए। एज क्या थी सर आपकी? एज सर आप मान लो 2018 के 2017-18 के आसपास की बात। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पीरियड था जो लॉस करने के बाद 17 महीने का जो पीरियड था वो उस पीरियड का था। मैं होऊंगा कितने साल का है, मान के चलो 36-37 साल का होगा। आज मेरी 46 एज है। अब जोड़ लो 37-38 के आसपास। और सर आपने मैं इतनी अच्छी खासी उम्र में ये हाँ, झटका झेला है। अर्ली विनर नहीं हूँ, बहुत बड़ा लूजर हूँ। आज की डेट में लोग कहते हैं, मानते हैं, बहुत संघर्ष किया है। ठीक है, सेल्फ मेड मैन हूँ। इसका कॉन्फिडेंस है और इसका घमंड भी है। मैं कोई चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था, ब्रिक बाय ब्रिक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसमें मेरे डाउनफॉल्स भी रहे हैं, मेरे अपसाइड्स भी रहे हैं, लेकिन बस इतना कहता हूँ कि मैंने अपनी गलतियों को रियलाइज करना सीखा। जब वो लॉसेज हुए तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, सब कुछ पैसा भी बनाया मैंने, ठीक ठाक बनाया, और एक दिन मैं वाइप आउट हो गया। तो मैं इस सिस्टम पे कैसे भरोसा करूं कि मैं नेक्स्ट बार ना हूं। कोई सेंस बनता है सर? आप 4 दिन पैसा बनाते हो और एक दिन में लॉस करते हो, इसका कोई सेंस है? बिल्कुल। 5 दिन आपकी लाइफ के बर्बाद होते हैं। बिल्कुल। लोग 1 साल पैसा बनाते हैं, एक दिन में गायब हो जाता है। आपकी लाइफ के कितना टाइम बर्बाद होता है। बिल्कुल। प्लस जब आप 1 लाख रुपए बना लेते हो तो आपके खर्चे प्लान होना चालू हो जाते हैं। आप उसी तरीके से सोचते हो, एक दिन में पता चलता है कि आप फिर से जमीन पे हो। तो आप किस तरह का माइंडसेट, यानी इम्पल्सिव कितना रहेगा, पहले टॉप फिर बॉटम टॉप, ह्यूमन बॉडी ये नहीं झेल पाती। तो मैंने 17 महीने में एक सिस्टम बनाने पे ध्यान दिया कि मेरे को एक सिस्टम ऐसा बनाना है जो विनिंग हो। वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, 17 महीने में मेरे को ये समझ में आया, वो कोई एनालिसिस नहीं है। अच्छा, 17 महीने में आपने वो बोला कैरेक्टर है। कैरेक्टर है। 17 महीने दिए मेरे को कैरेक्टर, एक 8 बाई 10 के कमरे में। यहाँ तक मैं डेडिकेटेड रहा कि अगर मेरे को सिगरेट, मैं चेन स्मोकर था उस पीरियड में। अच्छा। तो सिगरेट भी पीनी है तो मेरा कज़न ब्रदर मेरे को रूम में ले आके देता था। मैंने अपने आप को पूरा पब्लिक से काटा, सोशल से काटा, और सिर्फ ये देखा कि मैं किस तरीके से इसको जीत सकता हूँ। और जीतने में मेरे को 2 ही चीज़ें समझ में आई सर। जैसे मैंने कहा कैरेक्टर, और कैरेक्टर कैसे बनता है, जब आप एक सर्टेन चीज़ को फॉलो करते हो। मैं नहीं इन्फ्लुएंस होता। आप अपना पैनल मेरे को दिखा दोगे, आप कहोगे मेरी प्रेडिक्शन है, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता। मेरा मानना है कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। आपके बेस्ट होने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। मेरा फ़ायदा मेरे बेस्ट होने से। और मैं बेस्ट कैसे होऊंगा? जब मैं डिसिप्लिन होऊंगा हर एक चीज़ में। अगर मेरा डिसिप्लिन नहीं है, खासकर ट्रेडिंग में, मैं मान ही नहीं सकता कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकते। क्योंकि लाइफ की जो चीज़ें हैं, है ना, आप बहुत यंग हैं हमसे, लाइफ में जो अच्छा है ट्रेडिंग में वो खराब है। लाइफ में उम्मीद होगी, आप जी नहीं पाएंगे उम्मीद के बगैर। ट्रेडिंग में उम्मीद करेंगे, मारे जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आप बहुत मृदभाषी हैं,
ट्रेडिंग में, और आप सोचते हैं अच्छा बोलूँ। ट्रेडिंग में आप सोच रहे हो कि अच्छा हो जाए, अच्छा नहीं होगा। नहीं। ये रियलिस्टिक है, यही रियल है। दुनिया बाहर की शब्दों पे चलती है ना, और ये उंगलियों पे चलती है। शब्द की माफ़ी मिल जाएगी, लोग माफ़ कर देंगे, यहाँ नहीं माफ़ी है। तो यहाँ पर रियलिस्टिक होना पड़ेगा। सर आपने जितना बड़ा लॉस किया है ना, मैंने ऐसे काफ़ी लोगों से भी मिला हूँ, मेरे पास भी आते हैं स्टूडेंट्स और इतना बड़ा लॉस लेके आते हैं। पहले तो मुझे लगता है कि भाई ये क्या हिसाब किताब है। मैंने खुद मार्केट में सिर्फ 66,000 से 1 लाख रुपए लूज़ किया है सर, और इसलिए किया क्योंकि मेरे पास था ही नहीं इतना लगाने को। आज उपराली की वजह से सर मैं भी 1 CR के कैपिटल पे अपने फंड पे ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन इतना भरोसा रखा है उसने कि ज़्यादा पैसा मेरे से गया नहीं है, क्यों पहले ही समझ गया था सर अगर मेरे को आता नहीं है तो मैं सीख के क्या हाँ, करूँ, करके क्या करूँगा अगर मैंने सीखा ही नहीं है। मेरे पास एज रहा ना वो इन्वेस्टमेंट का, इस वजह से मैं थोड़ा इस वजह से aggressive हो गया। एजरा। बट सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये पैसा ऑब्वियसली अब बात ये नहीं रह गई आपने रिकवर करा या नहीं करा, ये तो सबको पता है, दुनिया को पता है। ये सर आपने कितने टाइम में रिकवर करा, और आपने रिकवर करने के लिए एक तो बोला कि एनालिसिस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे लिए मेरा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट था, मैंने अपने को ही ऐसा बना दिया कि अब मार्केट मेरे पास आए चीज़ें करने। उस टाइम तक तो मजबूर थे कि पैसा बनाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ चीज़ें समझती नहीं थी। तो सर ये रिकवरी के लिए ना पहले तो सर कितना टाइम लगा? 17 महीने में रिकवर किया है सर। पूरे 17 मंथ्स में आपने रिकवर किया है? रिकवर किया है, इसी में तो कैरेक्टर बनाया है। ये 17 महीने में रिकवर भी किया है, इसी में कैरेक्टर बनाया है। और ये कौन से मार्केट से रिकवर किया है सर? ये इंडियन और क्रिप्टो दोनों से किया है। इंडियन और क्रिप्टो दोनों में करके? क्रिप्टो का थोड़ा पार्ट ज़्यादा है, ओके। इंडियन स्टॉक मार्केट का थोड़ा पार्ट कम है। ओके, ग्रेट। और सर इसमें आपने अब बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे लोग जानना चाह रहे हैं कि रिकवर होता है, क्योंकि अभी तक लोगों को एक नेगेटिव मैसेज है कि पैसा रिकवर नहीं होता, उसको छोड़ दो। वो अच्छी बात भी है कि छोड़ करके ही पैसा रिकवर होगा, क्योंकि आप जब सोचते रहोगे रिकवर करना है तो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। आपने रिकवर कर दिया, लेकिन रिकवरी माइंडसेट से नहीं किया, अपने को पूरा बदल करके किया। प्रोसेस से होता। आप ये भूल जाइए सर कि आपका जो पैसा गिर गया, आप रोड पे जा रहे हैं, आपका वॉलेट गिर गया, वो आपको नहीं मिलेगा। कभी होता है? नहीं मिलता। लकी हो गए तो मिल जाएगा। आपको कमाना पड़ेगा वापस। अगर आप उसके लिए छाती पीटते रहोगे तो सिर्फ उसी के लिए पीटते रहोगे, कुछ नहीं आगे आएगा। और स्टॉक मार्केट में रिवेंज, बाजार अपने आप में इतनी बड़ी एंटिटी है कि जिसने बनाया, मैं कहता हूँ ये वर्ड, जिसने बनाया वो उसको खा जाए। बिल्कुल। तो हम और आप चीज क्या है? सही बात है। तो रिवेंज उससे लेनी चाह रहे हो जो सुप्रीम है, नहीं हो सकता। सर ये ना आपने इंडियन और क्रिप्टो दोनों में कमाया। आज ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि बहुत छोटे, मेरी उम्र के भी हैं, 28-29 साल के, और 30-35 के भी होंगे। आप सर उनसे ना कुछ ऐसा शेयर करो जो आपने उस टाइम कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी। क्या यूज़ करी? ऑप्शन बाइंग करा, सेल करा, फ्यूचर बाय किया, प्राइस एक्शन देखा, डेटा देखा, क्या चीज़ें किस डायरेक्शन में ढूंढी? जब लो कैपिटल पे था तो ऑप्शन बाई की। लो कैपिटल पे आपने ऑप्शन बाइंग करी? हाँ, और लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मैंने किस फेजेस में ऑप्शन बाई को चुना। ठीक है। उसके बाद मैं किस फेजेस में ऑप्शन सेल को चुना, और किस फेजेस में मैं फ्यूचर ट्रेडर रहा। ये लोग रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल। इंडियन स्टॉक मार्केट में 4x, 5x, 6x मार्जिन हुआ करता था, अगर आपको याद हो। हाँ जी, कोविड के पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस समय मेरे को ऑप्शन बाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। आप फ्यूचर्स करते थे? फ्यूचर डेल्टा वन यार, अगर 10,000 रुपए का मिल रहा है तो डेल्टा वन से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। प्रेडिक्शन कर रहे हो आप, तो वो हमने उस पीरियड में। थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ सर, जो लोग देख रहे हैं, कि अगर निफ्टी एक मूव करेगा पॉइंट, तो फ्यूचर भी एक पॉइंट मूव करेगा, इसको डेल्टा वन बोलते हैं। जी। और ये सबसे मैक्सिमम हो सकता है। हाँ, ये मैक्सिमम। एक पे दो नहीं जा सकता, ना ऑप्शन जा सकता है ना फ्यूचर, बल्कि बढ़ सकता है गिरते टाइम में फ्यूचर, बट वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट बहुत बढ़िया आपने बोला, जब मार्जिन होता था तो मैं फ्यूचर पे ही खेलता था। क्यों जाऊंगा, मेरे को कोई सेंस ही नहीं बनता था। कैपिटल मेरा उतना नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस पीरियड में भी ऑप्शन सेल में पैसा लगता था, उसमें भी मार्जिन अवेलेबल था। लेकिन ऑप्शन सेल आप 40 रुपए का कर रहे हो, आप सही होते तो 40 पॉइंट मिलेंगे ना यार। और फ्यूचर में जैसे मैंने बताया, मेरा पूरा जर्नी मोस्टली फ्यूचर की है, और मैं एक प्रिडिक्टर हूँ, मैं एक एनालिस्ट हूँ, तो मैं मैक्सिमम के लिए जाऊंगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहाँ मिलेगा? वो डेल्टा वन में मिलेगा। डेल्टा वन क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब तो फ्यूचर कर नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्सेस हैं जिसका कोई जवाब नहीं। उस समय टैक्सेस नहीं थे, ब्रोकर आपका मार्जिन देता था। ऐसे ऐसे ब्रोकर थे कि जो 10-10 हज़ार रुपये में आपको फ्यूचर करने देते थे। एक कॉन्ट्रैक्ट 10,000 रुपए में, जो आज 2 लाख रुपए है। जी। ओके। 10,000 अगर थोड़ा सा उससे आपने ठीक ठाक कर लिया तो 6,000, 5,000। अच्छा, पर्सनल भी बातचीत होती है? हाँ, आप ICICI सिक्योरिटीज का नाम नहीं सुने होंगे। सुने होंगे ना? ICICI सिक्योरिटीज में आप 3,000 रुपये में ऑप्शन सेल किया मैंने। अच्छा। एक कॉन्ट्रैक्ट
बात कर रहा हूँ मैं 2018-19 की। 18-19 की। अब कोविड वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि हम किस एरा की बात कर रहे हैं। बस क्या हो, 3,000 का कॉन्ट्रैक्ट में आपको 5.2 पॉइंट का सेल रखना है। जितना आपका लॉस हो उतना ऐसा लग दो, उतना मार्जिन दे दो। अगर आपने आयरन कंडोर बना दिया, आयरन कंडोर का मैक्सिमम लॉस 5,000 रुपये दे दो खड़ा। ठीक है सर, इसको ब्रेक डाउन इसलिए करते पैसा हैं। हम लोग का उस पीरियड में बहुत अच्छा बना। एक ब्रेक डाउन करते हैं सर इसका। आपने बोला मैं ऑप्शन बाइंग कंडीशनल करता था, सेलिंग जी। कंडीशनल करता था और फ्यूचर करता था। फ्यूचर आप तब करते थे जब मार्जिन आपको बढ़िया मिल रहा था 1 डेल्टा। बाइंग कब करते थे सर आप? जब मार्जिन धीरे धीरे खत्म हो गया, खत्म हुआ तो आप बाइंग में आए। और कोविड में मूवमेंट आया, कोविड में मोमेंटम आया तो आपने बाइंग करी। हाँ, तब समझ में आया कि डेल्टा 1 को भी कोई बीट कर सकता हाँ, तो गामा कर देता है ना। हम्म, गामा हम्म, समझ में आ रहा है ना। फेजेस होते हैं, आप आते हो तो आते ही आते आपको सब कुछ नहीं मिलता है। आप बिल्कुल। जैसे जैसे समय बिताते हो तो आपको समझ में आता है। फिर उसके अंदर कोविड में बहुत बहुत अच्छी मोमेंट है भाई, कोविड में बहुत अच्छा पैसा। तो बेस्ट ईयर रहा आपका कोविड? मेरा बेस्ट ईयर है सर क्रैश निफ्टी। निफ्टी क्रैश। हाँ, लोअर सर्किट जब लगा था मतलब तो 2020। 2 बार लोअर सर्किट लगा, एक बार लगा 10%, फिर 5% लगा। जब 5% लगा तो बहुत भर भर के बाय किया, अच्छा पैसा बना। नीचे नहीं किया, मैं निफ्टी में हमेशा बुलिश रहता हूँ। अच्छा। अगर वो 10% भी गिर जाएगा हाँ, तो मैं उसको शॉर्ट नहीं मारूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। निफ्टी फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद 5% गया तब भी शॉर्ट नहीं है। लेकिन जब वो उठा तो मैंने क्या किया कि मेरे पास थोड़ा सा फंड बच गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, लेकिन उसके बाद ऑप्शन बाई कर दिया, वो भी फॉर ओटीएम। तो आपने बुलिश साइड में पैसा बनाया? जी आपने बुलिश साइड में पैसा बनाया? जी जी, बोले सर। अच्छा, गिरते मार्केट में आपने बुलिश साइड में पैसा बनाया। तो क्या लॉजिक देखा सर आपने? मैं एक चीज जानता हूँ सर, देखो क्या होता है ना कि फंडामेंटल्स बहुत बड़ी चीज है। हाँ जी। अगर आप शॉर्ट की बात करोगे कभी भी, हाँ। तो आपको वोल्टिलिटी दिखाएगा। बुल हमेशा स्मूथ होता है। हाँ। हमारा कंसर्न यही नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितनी मोमेंट है, हमारा कंसर्न यही है कि तुम हिलता कितने हो। आप बात समझ पा रहे हैं, मैं हिलती कितने हो। बुल स्मूथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जब बियर में शॉर्ट लगाया जाता है तो 200-300 पॉइंट की सडन जो मूवमेंट होती है वो मेरे डर को बढ़ा देती है। मैं अपनी मैं ऑनेस्टी के साथ बात कर रहा हूँ, अपनी उस एरा की, बिल्कुल है ना, डर बढ़ जाता था। मेरे को बुल में डर नहीं लगता था। तो मैंने जब खरीद लिया, बैठ गया। मैं फार ओटीएम खरीदा, सेम क्वांटिटी फ्यूचर, और फार ओटीएम ने ज्यादा पैसा बना के दिया फ्यूचर से। गामा का इम्पैक्ट पहली बार समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गामा। तो वहां पर मेरा सबसे बढ़िया साल रहा जिसमें मैंने पैसा बनाया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्जिन कम होता चला गया, तो प्रॉप डैश इन सब में जाके आप क्या होता है कि फिर झटके भी लगे। लेकिन हाँ, पुराने एक्सपीरियंस थे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन बाई आप कर रहे हो, ठीक है, मोमेंटम हो रही है, तब तक तो आप राजा हो। जहाँ मोमेंटम डम, तो पता चला कि आपने क्या अपना जो प्रॉफिट बनाया था उसका 40% इन्हें वीक उड़ा दिया। जब 40% आपने उड़ा दिया, मतलब सर साइकिल्स आती हैं कमाने की। हाँ, बाइंग की जब साइकिल चलेगी, हाँ, तो वो चलेगी, तो सेलर नहीं कमा पाएगा। नहीं कमा पाएगा। अगर सेलर विरोध करेगा तो सेलर खत्म हो जाएगा। और लेकिन बाइंग की साइकिल कब चलेगी? वंस अपॉन अ टाइम। आज आप कोविड की बात करते हो तो क्या बोलते हो? वंस अपॉन अ टाइम। समझ रहे ना? तो वो दौर था, अब नहीं है। अब ऐसी इंसिडेंट आएगा तो फिर से हो सकता है। मतलब सर कंडीशनल करा जाए, डेली बाइंग ना करी जाए। देखो सर, ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिटेबल कोई नहीं है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। आप ऑप्शन बाइंग की कोई भी स्ट्रेटजी टेस्ट कर लो, 30% विन रेट है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 70% विन रेट आपको ऑप्शन सेल में मिलेगा। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी हुई? सेलर की। अब आप डीडी की बात कर लोगे तो 300-400% का डीडी ऑप्शन बाय के लिए आम बात है। हाँ, अगर बैक टेस्ट की बात बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अपना 300-400% कैपिटल उड़ाते हैं। जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो 300-400 आम बात है। अब जो सेलर है उसका डीडी कितना हो सकता है सर? सेम स्ट्रेटजी पे 10% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेलर के पास एज है। क्या चीज की? प्रोबेबिलिटी का। हाँ, अपने डर को इनहेंस करने की, अपने डर को सही करने की, मैनेज करने की। 10% से नीचे ला सकता है और अच्छा हो सकता है। बायर के पास वो एज नहीं है, तो बायर को एज बनानी पड़ेगी। ओके। वो एज कैसे बनाएगा बायर? वो बनाएगा पोजीशन साइजिंग से। ओके। अब आपका 300% का डीडी है, तो जाहिर बात है आपके पास जितना कैपिटल है
जितना भी कैपिटल है उसका 5 या 10% ही जाता है, राइट है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको उस तरह का डीडी देखना है, सेलर के पास जो डीडी है मौजूद कि भाई इतना लॉस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरी ओवरऑल कैपिटल का, तो बायर को क्या करना पड़ेगा? पोजीशन साइज को कम करना पड़ेगा। अब आप पोजीशन साइज को कम करेंगे तो आपका आरओआई भी कम होगा। अगर आपने 10% आरओआई, मान लीजिए पोजीशन डीडी लाने के लिए आपने अपना पोजीशन साइज 5% पे कम कर दिया, तो आप उस 5% के हिसाब से बनाएंगे ना पैसा, राइट। तो आपका आरओआई भी तो 60% हुआ। देखो, सबसे पहले समझेंगे कि बायर और सेलर में क्या डिफरेंस है। सेलर जब सेल करता है, आप सेल करते हो, हाँ जी, 2.5 लाख रुपए का एक लॉट। अब बाई करते हो सामने वाला, मान लीजिए जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप सेल कर रहे हो उसका प्रीमियम 40 रुपए चल रहा है, बायर का क्या पैसा लगेगा उसके अंदर? 3,000 4,000 इसके आसपास। अब उसके पास 1 लाख रुपए है, क्या थॉट प्रोसेस होगा? वो 60-70 हज़ार का माल खरीदेगा। आप चाह के भी नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हो, आपके पास 2.5 लाख रुपए है तो एक ही लॉट सेल होगा, एक ही लॉट होगा, बिल्कुल। तो फंडामेंटली आप क्या सही हो गए? अपनी पोजीशन साइज को सही कर लिया, ऑटोमेटिक ही हो गया, ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, वो पार्ट फिक्स हो गया। अब आप डालते हो कि मान लो 20% स्टॉप लॉस, सेल बायर भी वही डालता है कि 20% स्टॉप लॉस, 40 रुपए का, ठीक है? बायर का भी सेल हिट हो जाता है, आपका भी हिट हो जाता है। आपका कितना गया, उसका कितना गया, जरा छोड़िए। बायर का हमेशा ज्यादा जाएगा। 20% कैपिटल गायब हो गई, इसका 20% का मतलब है 20% गायब। 12,000 आपके 20% का मतलब है प्रीमियम का 20%, समझ रहे ना? तो आप खड़े रहोगे, आपके पास इनफ टाइम है, आप इनहेंस कर पाओगे, चीजों को बना पाओगे, समझा पाओगे। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि बायर पैसा नहीं बनाएगा। बिल्कुल, बायर पैसा बनाएगा, लेकिन कंडीशनल है। बायर को पोजीशन साइज अपनी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का पैसा है, 1 लाख रुपए है, तो आप 10,000 से ज्यादा ऑप्शन बाई नहीं कर सकते। तो एक ही लॉट आएगा। देखिए, आप अपने आप पैसा बनाएंगे, लेकिन आप अपने लालच को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि आप ओपन है ना, हम और आप ऑप्शन सेलर 2.5 लाख रुपए क्यों सेल करते हैं? हमारे पास जगह ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन उसके पास जगह है। 10,000 का एक दिन करेगा, दूसरे दिन कहेगा यार 10,000 से मैंने 50 पॉइंट मारे थे, अभी 1 लाख से मारे होते तो मेरा इतना हो जाता। वो आजादी जो है ना सर, अगर आदमी खुद लॉक नहीं लगाएगा तो ये आजादी उसी के लिए श्राप है। और यही एक दिक्कत है जिसकी वजह से बायर ठीक से पैसा बना नहीं पाता। और एक पॉइंट है सर, सेलर 2.5 लाख रुपए करेगा, कमाता जाएगा, वो 1,000 लॉट तक जा सकता है। ये कंपाउंड नहीं कर सकता, स्केल नहीं हो पाएगा। 1 लाख का डर अलग, इसके लिए 2 लाख का डर अलग, 3 लाख का डर अलग, 5 लाख का अलग, 1 CR का अलग। क्योंकि ये स्टॉप लॉस लगा रहा है 20%, 1 CR का 20%, 20 लाख रुपए। बात हुई ना? वो लगा रहा है प्रीमियम पे, तो वो कितना भी अपने आप को स्केल कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है। बायर कंपाउंड नहीं कर सकता। बेसिकली सर, अगर शॉर्ट में बोलूं, बायर के पास गलती करने के कम मौके हैं, अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और सेलर बार बार गलती कर सकता है अगर उसकी गलतियां करने की जगह है, उस गलती को सुधारने की जगह है। अच्छा सर, एक बड़ा क्वेश्चन पता क्या आता है, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं क्योंकि सर मेरे पास भी कैपिटल है, आपके पास भी कैपिटल है, बहुत सारे लोग आते हैं उनके पास कैपिटल ही नहीं है, बट करनी है ट्रेडिंग, पैशन है सर। हमारे को भी अगर कोई कुछ साल पहले बोलता कि भाई तुम इतना कैपिटल लेके आओ, तो हम वो खुद भी नहीं कर पाते। हमने मार्केट से बनाया, ये किया, फिर जाके सेलिंग करी। सर मैं आज भी फ्यूचर्स करता हूँ कई बार, हमारा भी प्रोसेस है ना। सब लोग सर इक्विटी में है, फ्यूचर में है, बाई में है, सेल में है, वो तो पूरा दौर झेल कर आए ना सर। सेलिंग में तो लास्ट में आए। बट सर इसमें क्या क्या सोल्यूशन होगा कि कैपिटल चाहिए ही होगा काम करने के लिए? थोड़ा सा तो चाहिए होगा। कितना मिनिमम कैपिटल चाहिए होगा सर? हम कहते हैं अगर आप लर्नर हो, हाँ जी, ठीक है, तो आपको पैसा नहीं चाहिए। ओके, आप 1,000 रुपए लेके आओ। अगर लर्नर हो तो 1,000 रुपए में आदमी 1,000 रुपए लेके आओ, बट ऑप्शन ट्रेडिंग ना करे। हाँ, मैं आपको पूरा बात बताता हूँ। अगर लर्नर हो तो, हाँ जी, तो 1,000 रुपए लेके आओ। और अर्नर हो तो तुम 100 करोड़ रुपए भी लेके आओगे तो नहीं होगा। दोनों में अंतर है। अब लर्नर हो तो 1,000 रुपए क्यों लेके आओ? तुम्हारा काम है सीखना, ठीक है, और सीखने में पैसा नहीं लगता, सीखने में प्रोसेस लगता है। इक्विटी एक क्वांटिटी तो बाई होगा। हाँ बिल्कुल। आप अपना लॉजिक लगाओ, एक क्वांटिटी बाई करके देखो, अपने लॉजिक के हिसाब से होल्ड करो, अपने लॉजिक के हिसाब से बाहर आओ। कॉन्फिडेंस आएगा 10 लॉट, 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 1,000 क्वांटिटी, यानी एक प्रोसेस को फॉलो करो ना। आपको
बड़ा पैसा लाने की जरूरत नहीं, जब तक आप स्टॉक मार्केट के लर्नर हो आप बड़ा पैसा नहीं लेके आओ ठीक। बेसिक टाइम पे। जब आप एक जगह पे आ जाओ, समझ में आ जाए कि कैसे बाजार काम करता है, कैसे चलता है, तब आप पैसा लेके आओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सब लोग अर्नर हैं, लर्नर और अर्नर हैं लेकिन अर्न नहीं कर पाते। ये भी आयरनी है यहाँ की। लर्नर कोई नहीं बनना चाहता, अर्नर सब बनना चाहते हैं और अर्न कोई नहीं कर पा रहा। समझ में आ रहा है ना? बहुत कम लोग हैं जो अर्न कर पाते हैं और 90% का पैसा वही लेके जाते हैं। सर आप खुल करके बताइएगा, क्योंकि आपने मार्केट के सारे फेजेस देखे हैं। तो अगर मान लो कोई लर्निंग करने ही आ रहा है, हमारी बात समझता है कोई, उसके अंदर ठहराव बनता है कि मुझे सीखना है, तो क्या सीखे वो? क्योंकि कुछ बोल रहे हैं कैंडलस्टिक्स पे पैसा बनता है, कुछ ट्रेंड लाइंस है, फिबोनाचीज है, उसके सामने ही इतने ऑप्शंस हैं। मतलब सर 56 भोग हैं और जगह पेट में इतनी। आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आप इक्विटी की बात कर रहे हो, एफएनओ ट्रेडिंग। सर मैं देखो यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं। अगर उन्हें निफ्टी समझना है बेसिकली, आप निफ्टी में ही करते होंगे सर? जी, निफ्टी में करता हूँ। सेंसेक्स एक्सपायरी दिन सेंसेक्स को हाथ लगाता हूँ। ठीक है, तो इसमें सर क्या सीखें? डेटा पकड़ें, प्राइस एक्शन पकड़ें, पैटर्न्स पकड़ें? यानी मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। हाँ जी, आप स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको फंडामेंटल समझना पड़ेगा ऑप्शंस का। ये ऐसे क्या वेरिएबल्स हैं जिस पे प्राइस मूव करता है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ये सब मत देखो, आप एक तरफ निफ्टी का चार्ट लगाओ और एक स्क्रीन पर या दूसरी विंडो पर आप निफ्टी ऑप्शन का चार्ट लगाओ। अच्छा, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसका, यानी अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो निफ्टी कॉल लगाओ, ठीक, और बाजार नीचे जा रहा है निफ्टी पुट। निफ्टी पुट। अब आप ये देखो कि क्या दोनों इक्वली चलते? अगर लर्नर हो तो आपको पता चलेगा नहीं, दोनों इक्वली नहीं चलते हैं। बिल्कुल, निफ्टी अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है ना। इवन निफ्टी साइडवेज टू रेंज है लेकिन इसके प्रीमियम टूट रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। हाँ, ओटीएम जाके देखो कि ओटीएम के प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहे हैं, फिर आईटीएम जाके देखो। जब आप जाके देखोगे तो आपको एक सिंपल सा जवाब मिलेगा कि प्राइस का कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राइस के अलावा ऑप्शंस के प्रीमियम को डोमिनेट कर रही हैं। जब आप जाकर उसको समझो, आप किसको? ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन में जाओ तो डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा ऑप्शन। बहुत लोग बोलते हैं सर ये अब फिजिक्स की बातें भी होने लगी, मुझे भी यही आता है। मैंने एक वीडियो बनाया था ग्रीक्स पे, तो कह रहा फिजिक्स भी समझनी पड़ेगी क्या? तो सर एक बार आप हर वेरिएबल का एक छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन देंगे। मैथमेटिशियन होता है यार। अगर आप मैथमेटिशियन नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। हम लोग कैसे जोड़ते हैं, देखते हो ना कि इस लेग में इतने लौट जाने, खट खट कैलकुलेशन चल रहा है कि इतना लेग यहाँ डालना है, इतना डालना है, तो मैथमेटिक थोड़ा बहुत तो लगाना। जैसे आपने बोला डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप ऑब्जर्व करते हो ना कि कुछ ऐसा है जो प्राइस के अलावा है ना, जो प्रीमियम को चला रहा है, तब आपको पता चलेगा कि वो ऑप्शन ग्रीक है। ठीक, स्टेप आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, स्टेप टू स्टेप कैसे सीखे। उसके बाद इसके बारे में बात भी जाते हैं कि आदमी को क्या करना चाहिए, सीखे कैसे। तो फिर वो जाके ऑप्शन गीक को पढ़े, ऑप्शन गीक क्या है, फिर वो जाके वोलेटिलिटी को पढ़े, वोलेटिलिटी को पढ़े। सर इसके लिए कुछ आप बुक्स रेकमेंड करेंगे क्या? कोई वे आउट है इसका? जी, कोई बुक्स अवेलेबल है इस चीज पे? नहीं बेटा, मैं कहता हूँ खुद एक्सपीरियंस करो। अच्छा, बस क्या कि एक्सपीरियंस जब करो, ठीक है, किसी की किताब पढ़ो, उससे आइडिया लो, लेकिन उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करके उसको लाइव एक्सपीरियंस पे लो। आप जब लाइव एक्सपीरियंस लिखो उसको नोट डाउन करो अपने। अगर मुझे बेस ही बनाना है अपना इसमें, तो मेरे को बेस में भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ ढूंढना है, क्या करना है। तो कुछ एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, कोई वेबसाइट हो कोई, या चैट जीपीटी पे भी हो सकता है। हाँ, आजकल तो एआई का टाइम है, आप सब कुछ पूछोगे सब कुछ बताएगा। आप उससे पूछोगे बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि प्राइस अलग चलता है, प्रीमियम अलग चलता है, इसके रीजन क्या है, तो वो बताएगा। फिर उसको ब्रेक डाउन करोगे तो फिर वो बताएगा। आप अपना डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो। आज की डेट में तो बहुत ईजी है। हम लोग तो उस जमाने के जहाँ एक एक खर्रा लिख लिख के सीखा है। सॉरी, मैं उसी के बारे में आ गया क्योंकि मेरी एजुकेशन वैसी रही है। लेकिन अभी आपने याद दिलाया कि एआई में तो आप सब कुछ कर सकते हो यार। बिल्कुल, एआई को कंडीशन दे दो कि भाई मैं लॉस करता रहता हूँ और मेरा डायरेक्शन 90% सही है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और बाई करता हूँ,
वो सब बता देगा कि आप कहाँ गलत हो, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, सब कुछ बता देगा। तो जिन भी लोगों को लग रहा है कि हम डायरेक्शन तो पकड़ लेते हैं लेकिन प्रीमियम मूव नहीं करता, जी जी। वो ग्रीक्स के बारे में पढ़ें। हाँ ऑब्वियसली इस पे तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे, तो एआई से थोड़ा बेस बनाएं और उसके बाद धीरे धीरे करके, आपने स्टेप बोला पहले फंडामेंटल्स को समझें ग्रीक्स को, उसके बाद निफ्टी या ऑप्शन का चार्ट अपना ओपन कर लें, खुद ही से रिसर्च करना स्टार्ट करें और धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि ग्रीक्स का क्या खेल है। तीसरा सर आपने वोलेटिलिटी बोली। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्या है सर वोलेटिलिटी? क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो ग्रीक्स होते हैं ना, बहुत इजी टू कैलकुलेट है। थीटा इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है ना। डेल्टा इजी टू कैलकुलेट है, गामा इजी टू कैलकुलेट है, वेगा नहीं है। ऑप्शन ग्रीक का एक वेरिएबल है जो वोलेटिलिटी पे है, वेगा, वो नहीं है, क्योंकि वो कंडीशनल है ना सर। आज की डेट में अनसर्टेनिटी बाजार में सडन आ जाएगी तो आईवी बढ़ जाएगी, विक्स बढ़ जाएगा, वेगा बढ़ जाएगा, तो वो सब प्रीमियम को क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। उसकी कैलकुलेशन नहीं है, मैथमेटिशियन नहीं है, उसकी कैलकुलेशन नहीं है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो सबसे बड़ा नाइटमेयर है। अगर मैं ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को दो वर्डों में कहूँ तो ऑप्शन बायर वोलेटिलिटी लॉन्ग करता है और ऑप्शन सेलर वोलेटिलिटी शॉर्ट करता है। ये एक नियम है। आप कभी कभी आपने देखा होगा कि आप प्राइस आपके फेवर में भी नहीं गया, आपने ऑप्शन बाई की, 50 रुपए की भी बाई की, प्राइस थोड़ा सा घूमा, वो 70 पहुंच गया, जबकि डेल्टा के हिसाब से नहीं होना चाहिए। वो मूव किसने कराया? वेगा के हिसाब से, वेगा ने कराया। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको वो कंडीशन पहचाननी चाहिए या कंडीशन समझ में आनी चाहिए जहां पर वोलेटिलिटी आ सकती है, बढ़ सकती है। अगर बाजार रेंज के अंदर है, विक्स कूल ऑफ हो रहा है, आईवी डाउन जा रही है, तो जाहिर बात है आप कोई भी डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर लीजिए, आपका पैसा नहीं बनेगा एज ऑप्शन बायर। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो इन द मनी स्ट्रैडल भी मार देंगे तो भी पैसा मिलेगा। इसी को कहते हैं कि डायरेक्शन पकड़िए, लेकिन किस कंडीशन में है आप, उस हिसाब से वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका और तोड़ आप निकाल सकते हैं जब आप आईटीएम में जाते हैं। अगर आपको आपके पास मान लीजिए विक्स डाउन है, बाजार में बहुत शांति है, ठीक है, आप एटीएम ओटीएम क्यों खरीद रहे हैं? आईटीएम चले जाइए, डेल्टा बड़ा कर दीजिए उसका। आपने बोला विक्स डाउन है, मतलब वोलेटिलिटी कम है, तो हम क्या करें? डेल्टा बड़ा कर दीजिए ना उसका। अच्छा, कैसे? इन द मनी जाकर, इन द मनी ऑप्शन लॉन्ग करके। हाँ, ओके, 80-90 का डेल्टा पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, जो थीटा को भी आउट परफॉर्म करेगा, ओके, और वोलेटिलिटी को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखेगा। डायरेक्शन के हिसाब से एटलीस्ट आपकी डायरेक्शन के साथ चलेगा। ओके। तो यहाँ पे सर एक सवाल और भी क्लियर होता है जो मैं पूछने वाला था, आपने पहले ही दे दिया। कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होती है? तो ये चूज करना है कि भाई अगर वोलेटिलिटी डाउन जा रही है तो बड़े डेल्टा वाला पकड़ लो, हाँ, और अगर वोलेटिलिटी ऊपर है ओटीएम करो भाई, ओटीएम भी चल जाएगा, ओटीएम भी चलेगा। ओके, तो ये ओटीएम, एटीएम और आईटीएम ये बेसिकली स्ट्राइक प्राइसेस ही होती है, जिनको हाँ, नहीं पता होगा। जैसे मान लीजिए 24,400 चल रहा है, हाँ जी, तो 24,400 24,400 कॉल और पुट एटीएम कहलाएगा। हाँ जी, ठीक है। अब 24,200 यानी प्राइस से अंदर, ठीक है, अगर 24,200 का कॉल आप देखोगे तो वो 200 पॉइंट आईटीएम हो जाएगा। उसी तरीके से 24,600 वो 200 पॉइंट दूर है करंट प्राइस से, तो वो ओटीएम हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा, ये एक सिंपल एनालॉजी है। ये भी अगर वो चैट जीपीटी करें तो इस पर और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारी ऑडियंस को ये सब करने की जरूरत ना, हम सबके जवाब देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वो कर लेंगे, हाँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही चीज़ है सर। सर ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपने बताया कि ऑप्शन चेन में सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फंडामेंटल्स नहीं जाओगे, हमें लगता है कि भाई डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर दी तो काम हो गया। अगर ऑप्शन ट्रेडर बनना ही है तो फंडामेंटली घुसना पड़ेगा इसमें ग्रीक्स के अंदर। हाँ। और वेगा आपने बता दिया कि एक ऐसा है कि अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डेल्टा से, गामा से, थीटा सबसे इंपॉर्टेंट वेगा है, वोलेटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। अब सर यहाँ से आ जाती है जर्नी। जब एक बंदा पैसा बनाना शुरू करता है तो ट्रेडिंग में लोगों को क्या लगता है सर मजाक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, कुछ तो ऐसी बहुत इंटरेस्ट से आते हैं सीखने की, ये भी सीखना है वो भी सीखना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं सर टांग खींचने वाले होते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई दूसरा कमाएगा तो शायद उन्हें यकीन नहीं होगा कि ये कमाता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो काम हम नहीं कर सकते वो दूसरा कैसे कर सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर अपनी कैपिटल पे कितना जाया जा सकता है, और अपनी कैपिटल पे ट्रेड करना बेस्ट है या फिर सर किसी और के लिए फंड मैनेज करना बेस्ट है?
अपनी कैपिटल पे अगर आपने पैसा नहीं बनाया हम्म, तो दूसरे की कैपिटल पे कैसे पैसा बना सकते हो? हाँ क्योंकि सर भाई मैं थोड़ा दूसरा सा जब आपको कैपिटल देगा तो कंडीशंस होगी, इंटरेस्ट होगा, बहुत कुछ होगा ना। बहुत कुछ होगा। अगर आप अपनी कैपिटल पे प्रॉफिटेबल नहीं है तो दूसरे की कैपिटल पे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि मैं अपनी कैपिटल पे प्रॉफिटेबल हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% बना रहे हो कि 200% बना रहे हो कि 20%। मैं बात कर रहा हूँ कंसिस्ट, वो कुछ भी हो सकता है, 15% भी साल का मैं मान लूँ, है ना, तो भी कंसिस्ट होने चाहिए। तब जाकर आप दूसरे के पैसे पे आप प्रॉप में चले जाओ, कई जगह चले जाओ। सर अभी तक तो हमने क्रिप्टो पे ही सुनी थी प्रॉप फर्म, जी, और अभी तक क्रिप्टो पे ही हमने प्रॉप फर्म के बारे में सुना था, बट ये ऐसा भी है कि इंडिया में भी ब्रोकर्स खड़े हैं आपको पैसा देने के जी, लिए, जी। अगर आप एक अच्छे स्किलफुल ट्रेडर हैं। हाँ, अगर आपका इक्विटी कर्व स्मूथ है तो हाँ जी। उसी पे मैं बात कर रहा हूँ ना, कि मैटर ये नहीं करता है कि आपने कितना पैसा बनाया, मैटर ये करता है कि जब आप ट्रेड, जो आपका इक्विटी कर्व है प्रॉफिट का, वो कितना स्मूथ है। तो मतलब सर अगर आपके पास इनकेस छोटा कैपिटल भी है, हाँ, और आप ट्रेड स्मूथली करना जानते हैं, हाँ। आपने 4-5 साल प्रूव किया, अपने को कितने साल लगते हैं ऐसे प्रूव करने के लिए कि आपको प्रॉप फर्म में पैसा मिल देखो जाए? सर, पहला जो सीआर होता है ना, हम्म, आप उस फेज में हो तो आपको मालूम है सबसे टफ होता है, टफ होता है। लेकिन उसके बाद हम्म, जर्नी बहुत आसान होती है। हम्म, तो फर्स्ट सीआर तक तो टफ, आपको सारी मेहनतें करनी पड़ेंगी, सारे नहीं, मैं दोबारा फ्रेम कर देता हूँ ये। जी, जी, मेरे पास 2 लाख रुपए, हाँ जी, मैं 2 लाख पे कंसिस्टेंटली रिटर्न बना रहा हूँ ईयर ऑन ईयर, जी। तो क्या प्रॉप फर्म मुझे पैसा दे देगा इस चीज पे? इस सवाल का जवाब मैं एक कहानी से दूं, हाँ जी बिल्कुल। और वो बंदा लिविंग एग्जाम्पल है। हाँ जी। हमारे एक फ्रेंड है, और रोशन गुप्ता, ठीक है, 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। वो 5 लाख रुपए लोन लेके किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लोन लेके करे, बिल्कुल बिल्कुल। 5 लाख रुपए लोन से किया था, और बात है आपकी 2015-16 की। गैस करो क्या होगा? 15 सीआर की कैपिटल है, 15 CR। 15 सीआर की। हाँ, अब आप उसमें दिन निकाल दो लेवरेज के, ठीक है, 2020 तक लेवरेज मिला, है ना, वो बेनिफिट भी है, ठीक है, लेकिन तब भी उस बंदे ने पैसा बनाया। प्रोसेस है। 5 लाख आप जब जीतना चालू करते हो ना सर, बहुत कुछ खुलता है, बहुत कुछ दिमाग में आता है। फिर आपको समझ में आएगा कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, पहले कैश है, उससे ऑप्शन सेल कर रहे हैं। फिर समझ में आता है यार 5 लाख रुपए कैश क्यों पड़ा है, इसमें मैं कोई म्यूचुअल फंड का ही देता हूँ, कोलेटरल ले लेता हूँ, फिर उससे करता हूँ, 15% वो भी तो देगा, तो मैं यहाँ से कुछ कमा लूंगा। वो फिर समझ में आता है। फिर आदमी को समझ में आता है कि यार चलो ठीक है, प्रॉफिटेबल हो गया, थोड़ा सा दूर का OTM बाई करके पोजीशन साइज बढ़ा लेता हूँ। आपका जब कॉन्फिडेंस आता है ना पैसा बनाने के बाद, वो अलग लेवल का होता है। बिल्कुल सर। फिर वो 2-3 साल का आप जाते हो, किसी को परफॉर्मेंस दिखाते हो, ओके, मेरे को पैसा दो, है ना, प्रॉफर्म्स खड़ी हैं, 50 लोग खड़े, वो करते हैं, तो फिर आदमी क्या ग्रो कर करना जाता पड़ता है सर? जैसे मान लो एक बच्चा है, उसने 3 साल पैसा बना दिया, क्या वे है, किसको मैसेज कर रहा है, किससे बात करनी है कि अब उसको फंड मिल जाए? 3 साल बना लिया तो फिर आप अपने आप समझ जाओगे कि किससे बात करनी है, क्या करना है। और 3 साल बाद पैसा बनाने के बाद अपने आप समझ में आएगा, वो बोलने का टोन, वो सब कुछ समझ में आएगा। अरे मैं अपने केसेस में बताऊं, मेरे को तो ब्रोकर ने खुद कांटेक्ट किया है। अच्छा, खुद कांटेक्ट किया है। वो उस फेजेस में आप कह सकते हो ज़्यादा लोग नहीं थे, है ना, कंपटीशन कम था। आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, फिर भी कमाने वाले कम है। तब भी कमाने वालों का कंपटीशन ज़्यादा है। लूजर का तो कोई कंपटीशन ही नहीं होता, तो वो तो एक साइड में आज भी है, पहले भी थे। 90% नंबर ये कभी चेंज नहीं हुआ। सेबी ने रिलीज अभी किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2018 में ये नंबर जो है ना वो 40-50% था। लूजर 90% ही रहता है, किसी भी फील्ड में उठा के आप देखोगे ना, और 90 देन अबव होता है। 10% ही विनर होते हैं। आप यूपीएससी की एग्जाम देने जाते हैं, हर बच्चा पास ही हो जाता है क्या? बिल्कुल सर, सही बात है। नहीं होता सर, वो विनिंग माइंडसेट अलग ही होता है, वो बनना पड़ता है। वो कोई बनाता नहीं है आपको, वो बनना पड़ेगा आपको। तो आप कैसे बनोगे वो आप डिसाइड करोगे। आप अपनी जर्नी पूरी कह सकते हैं ना खुद नेविगेट करोगे, और वो सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि आपकी जर्नी में खुद का नेविगेशन है ही नहीं, इन्फ्लुएंस है फादर का, सोशल मीडिया का, तो कैसे होगा? ट्रेडर बहुत डिसिप्लिन होता है। आज के टाइम पे कैसे बने डिसिप्लिन, जब इतने लोग गाड़ी दिखाते हैं, घोड़ा दिखाते हैं, मैं दिन का ये कमा रहा हूँ, वो कमा रहा हूँ? यार मेरे फील्ड में नहीं आता कोई गाड़ी वाड़ी दिखाने वाला, जो उसी के फील्ड में आता है जो देखना चाहता है। अब वही बात हो गई ना, मुझे चाहिए क्या?
तुम्हें जीत चाहिए कि तुम्हें शौक चाहिए? हम्म, अगर शौक चाहिए है ना, तो शौक तो बाप के पैसे पे पूरे होते हैं भाई, हम्म, अपने पैसे पे शौक नहीं पूरे होते। अपने पैसे पे आदमी वेल्थ बनाता है फॉर किड्स, अपने बच्चों के लिए। सच है ना? सच है। अब आप चाहते हो कि मैं शौक पूरे कर लूँ, मेरे पास 10,000 रुपये, मैं एग्जांपल देता हूँ, 10,000 है और कोई लंबो दिखा रहा है, मुझे अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, कैसे मैं कैसे जा सकता हूँ ईमानदारी से? तो जवाब क्या देगा दिमाग? ईमानदारी से पूछोगे, दिमाग आपके कान में बोले तुम मूर्ख है। और सपने में देखोगे तो कहते 5,000 रुपये का कोर्स ले लेता हूँ उससे, 5,000 रुपये का कोर्स ले लेता हूँ, 5,000 रुपये बचेंगे, भैया हमको एक ऐसी जादू की छड़ी दे देंगे जिससे हम राजा हो जाएंगे। अब आपने 5,000 दिए, ऐसे 1,000 आदमी है जो उसको 5,000 रुपये दे रहे हैं। अब उसका पैसा जोड़ लो, वो कहाँ पहुंच गया? 50 लाख। लंबो का डाउन पेमेंट आ गया सर, नेक्स्ट क्लास में उसकी EMI भी आ जाएगी। तो आपने ही उसको लंबो खरीद के दी है। सही बात है ना, उसने खुद नहीं खरीदी है। सर क्या किसी के कोर्सेज करने से, मतलब देखिए बहुत लोग, मैं जानता हूँ क्या चल रहा है सर आज, हम सब लोग जानते हैं, हम जब बैठते भी हैं तो बुरा भी लगता है कि लोग बेचारे क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि उन्हें दिख कुछ और रहा है और हो कुछ रहा है। लेकिन सर क्या जेन्युइनली कोई राइट रिसोर्सेज हैं, पेड या फ्री जो भी हैं? क्या पहले तो कोर्सेज किसी का करके कुछ हो सकता है? देखिए कोर्सेज में बुराई नहीं है, कोर्सेज किसी, यार ज्ञान कैसे खराब हो सकता है? राइट, ज्ञान तो कभी खराब ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हानि नहीं है ज्ञान। हाँ, लेकिन जो सामने वाला है वो किस टाइप का ज्ञान लेना चाहता है, उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ जी, पिस्टल भी तो ज्ञान चलाना है, एक आर्मी वाला भी चला रहा है, एक गैंगस्टर भी चला रहा है। सही बात है। डिफरेंस क्या है? यूज केस क्या है? जो चलाने वाला है वही डिफरेंस है ना। बिल्कुल। तो ज्ञान तो कभी खराब रहा ही नहीं। तो आप डिसाइड, जिसको ज्ञान लेना वो डिसाइड करें मेरे लिए कौन अच्छा है, क्या अच्छा है, मुझे किस फील्ड में जाना है, कैसे जाना है, उस आदमी के पास वो नॉलेज है कि नहीं। और मैं सर जेन्युइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा रिटेलर से, क्योंकि मैं आज 7-8 साल पहले करता तो मैं भी देखता कि ये पैसे लेके क्यों है, फ्री में क्यों नहीं सिखा रहा है। क्या सर फ्री रिसोर्सेज से सीख करके पैसा बन सकता है? जेन्युइनली है सर? फ्री सोर्सेज से बहुत कुछ ऐसा ज्ञान है जो लोगों के पास है ही नहीं। हाँ, आप इतने इन्फ्लुएंसर आ गए 2020 के बाद, बिल्कुल, लोग ने पढ़ पढ़ के इन्फ्लुएंसर बने। क्यों? क्योंकि उनको बोलना अच्छा आता था, इन्फ्लुएंसर बन गए। करेक्ट है सर। लेकिन वो ज्ञान कहाँ पे है? वो पब्लिक में। कौन सा ज्ञान पब्लिक में नहीं है आप बताइए? बिल्कुल सर। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, इंडिकेटर के बारे में नहीं है, स्ट्रेटजी के बारे में नहीं है, सब कुछ है। लोगों ने उसमें 19-20 कर दिया और ज्ञान दे दिया। सही बात है सर। समझ रहे ना? ज्ञान असली क्या है? चाबुक। आप बोलोगे चाबुक क्यों? यानी ऐसा मेंटोर जो आपको सिखाए कि डिसिप्लिन क्या है। ट्रेडिंग में एनालिसिस से पैसा नहीं बनता, ट्रेडिंग में प्रेडिक्शन से पैसा नहीं बनता, ट्रेडिंग में पैसा बनता है डिसिप्लिन से, इमोशन को कंट्रोल करने से। जब आपको ऐसा मेंटोर मिले जो आपके ग्रीड को हवा ना दे, वो आपकी ग्रीड को कंट्रोल करे, आपको डिसिप्लिन में बैठना सिखाए, डिसिप्लिन करना सिखाए, वो एक मेंटोर हुआ। बहुत और बाकी अगर आपको सीखना है तो इंटरनेट पे है। इम्पोर्टेंट आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। हमें इंफॉर्मेशन का पैसा नहीं देना है, नहीं, बट हमें मेंटोर ढूंढना है। हाँ, मेंटोर इसलिए होना जरूरी है सर कि मेंटोर आपको कंट्रोल करता है। हमारे भी मेंटोर है, हमको कंट्रोल। जब डिप्रेशन आता है, मेरे को आज भी डिप्रेशन आता है, ऐसा नहीं है ना, कभी कभी बहुत डिप्रेशन आता है जब कंटिन्यू लूजिंग स्टिक चालू हो जाती है 2-3 दिन तक। जिस फंड पे मैं बैठा हूँ तो बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ जी, तो उनसे एक बात करता हूँ, क्या है? बोले प्रोसेस है यार, आज से फॉलो कर रहे हो, 2 अच्छे वर्ड, एक मोटिवेशन, क्या सुधार सकते हो। अगर 2 विनिंग स्टिक लूजिंग स्टिक लगी है तो ऐसा करो कि इसको थोड़ा सा इधर घुमा दो, थोड़ा सा उधर कर लो। मेंटोर का काम ये है सर, अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। हाँ, और मेंटोर का मतलब होता है कि मेंटोर, प्रोफेसर नहीं सर। बिल्कुल सर। प्रोफेसर नहीं आपको जिंदगी में सिखा पाएगा। प्रोफेसर, अगर आप जो क्लासेस वगैरह में जाते होंगे हाई स्कूल या इंटर में, ठीक है, जो लेक्चर सुनते हैं आप अपने स्कूल में, ये वो किताब में नहीं है। सही बात है सर, है ना। मेंटोर क्या होता है? उसको कैसे याद करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, ये मेंटोर का काम। बहुत बढ़िया सर।
बहुत बढ़िया पुट किया आपने कि लोग डिफरेंशिएट करें कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन का पैसा देना हो रहा है वहाँ पर, या फिर आपको राइट मेंटोरशिप मिल रही है वहाँ पर। इंसान को पहचाने, बेसिकली ज्ञान तो आपको अवेलेबल मिल रहा है, आप रिसर्च करोगे तो आपको सेम चीज़ मिल भी जाएगी। थोड़ा सा इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, स्ट्रक्चर वाइज नहीं, स्ट्रक्चर्ड। इंटरनेट पे स्ट्रक्चर वाइज नहीं है, कोई भी नॉलेज हाँ, स्ट्रक्चर वाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ, ऑर्गेनाइज नहीं है, बस ये एक इशू है। हाँ। तो आजकल तो एआई है, एआई से ही सवाल पूछो, वो स्ट्रक्चर वाइज आपको चैप्टर बना के देगा कि ऐसे 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 तैयार करो। क्या होता है कि आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा, 10वां चैप्टर पढ़ लिया, तो आप तो 9 चैप्टर नहीं पढ़ के आए, तो आपको 10वां कैसे समझ में आ जाएगा? बिल्कुल सर। बस ये है, थोड़ा सा आप उसको फिल्टर कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन सारा का सारा ज्ञान, इवन प्रीमियम से प्रीमियम ज्ञान इंटरनेट पे ढूंढना है। हाँ, और आज भी मैं जब बैठता हूँ यूट्यूब पर कभी भी, जैसे कभी मैंने आपको देख लिया, तो मैं ये नहीं देख रहा कि आप कैसे बोलर है, मैं ये देख रहा हूँ जो तुम टॉपिक पे बात कर रहे हो, उस टॉपिक में मेरे लिए कुछ है। बिल्कुल सर। अगर मेरे लिए है तो मैंने रख लिया, नहीं तो स्किप मार दिया। तो राम में भी रावण थे, रावण में भी राम थे। हाँ, यही एटीट्यूड अपनाना है, मेरे लिए है तो रखना, नहीं तो स्किप मार दी। राइट। नहीं तो इंटरनेट पे हर चीज देखने लोगे तो दिमाग गोबर हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है। वीरेंद्र सर, बहुत बातें हैं वैसे तो, बट सर अभी एक चीज़ पूछूंगा टुवर्ड्स द एंड। कुछ एक गिफ्ट दे के चले जाइए, कुछ एक ऐसी, क्योंकि आपका सालों का एक्सपीरियंस है सर, और कुछ एक चीज़ या कुछ एक स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ करते हो। मान लो मुझे निफ्टी समझना है कल से, मैं ग्रीक्स वीक समझूंगा, एक प्राइस एक्शन पे कुछ आप स्ट्रैटेजी टाइप बता दीजिए। एक छोटी सी चीज़, मैं जानता हूँ बोर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ जिसपे स्टूडेंट्स लोग अभी रिसर्च स्टार्ट कर सकें। फुल चीज़ें तो चलो टाइम लगेगा। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, व्यू कैसे बनाना है। व्यू कैसे बनाना है सर? स्टडी आप जो लगाना है वो लगा लो। हाँ जी सर। मॉर्निंग में व्यू कैसे तैयार करना है। हाँ जी। ठीक है, आपने बाजार देखा, ओपन हुआ, ठीक है, आप पहले के 15-20 मिनट आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, 9:30 तक। क्यों नहीं? क्योंकि पोजीशन सेटल्स होती हैं, जो 1 नाइट पोजीशन आई होती हैं, ठीक है, सेलर्स की, वो क्या करते हैं, उसको सेटल करते हैं। तो स्टार्टिंग मूव का कोई सेंस नहीं है। जब वो आधा घंटा हो जाता है तो आप ऑप्शन चेन को देखिए, ठीक है, ओआई कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, कितना ओआई है ये नहीं, फ्रेश ओआई कहाँ बिल्डअप हो रहा है, किस नंबर पे ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, पीसीआर रेशियो क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या ओआई बिल्डअप हो रहा है। अगर वो ओआई बिल्डअप, जैसे एग्जांपल के तौर पे कल फ्राइडे के दिन में शुरुआत में ओआई जो है ना दोनों साइड में था, 24,000 23,100 दोनों साइड में ओआई अच्छा खासा था। लेकिन 3 बजे के मूव आने से पहले अगर कोई देखे तो 2:30 बजे से ही पुट की जो आई है ना वो शिफ्ट होना चालू हो गई थी, वो शिफ्ट हो रही थी, यानी कम हो रही थी। और जो कॉल की आई है 24,000 मैसिव थी, वो 23,900 पे शिफ्ट हो रही थी। जाहिर बात है कि बाजार को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आ रहा। तो आप उसको क्लब करिए प्राइस एक्शन से। थोड़ा सा सर यहाँ पे लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, आप मैं कॉल इसको का और बोल रहे हैं अभी, तो वो बियरिश साइड इसलिए होगा क्योंकि कॉल सेलर की आप बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी जी, हाँ जी, राइटर्स, कॉल राइटर्स जो होते हैं। राइटर का मतलब क्या होता है? लिखने वाला, जो कलम से लिखता है कि क्या होगा, वो है ऑप्शन सेलर। बिल्कुल। तो अगर कॉल का ओआई शिफ्ट नीचे की तरफ हो रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा। हाँ, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कॉल नीचे आ रही है, हाँ जी, एग्रेसिव होती जा रही है। हाँ जी, और पुट जो है ना, पुट राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि बाजार जो है ना नीचे की ये एक अलग बात होगी कि रोक के जाएगा कि तेजी से जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि शुरुआत में ही देख लीजिए कि बाजार 24,000 का ओआई बनाया है, ठीक है, तगड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, बाजार खुला और ऊपर चला गया। तो आप क्या करेंगे? आपको मालूम है कि 24,000 सस्टेन नहीं करेगा। अगर प्राइस एक्शन का कोई पैरामीटर लगा लोगे तो वहां से अच्छा ट्रेड बन जाएगा। बिल्कुल। और जैसे कल बाजार नीचे जा रहा है लेकिन पुट ओआई नहीं हिली, कॉल ओआई में कोई चेंजेस नहीं है, तो जाहिर बात है कि 30,900 या 30,800 नहीं जोड़ेगा, वहां से कुछ बना लो। अगर शिफ्ट हो रहा है तो ब्रेकआउट्स, लोग कहते हैं ना मैं ब्रेकआउट्स में ट्रैप हो जाता हूँ निफ्टी के, इसलिए ट्रैप हो जाते हो तुम प्राइस एक्शन पे सिर्फ भरोसा करते हो, डेटा नहीं देख रहे हैं। डेटा पे भरोसा भी करो। बिल्कुल ठीक है ना, प्राइस एक्शन डेटा के साथ मैच हो जाएगा, आपका परफेक्ट ट्रेड बनेगा। डेटा के साथ मैच नहीं होगा, आप ट्रैप हो जाओगे, क्लैरिटी नहीं रहेगी। क्लैरिटी नहीं। बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने कि सिर्फ प्राइस नहीं देखना, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको पैसा बना के देगी। नहीं, आपको कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं काम करता सर। बिल्कुल, बाजार में कोई निफ्टी 50 में कुछ ना काम करता, निफ्टी में काम करता है सिर्फ और सिर्फ डेटा। बिल्कुल, उसको प्राइस एक्शन से क्लब कर दो, आप अपने आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे।
लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं स्ट्रैटेजी लेके अच्छा पैसा बना लूंगा, नहीं। हम लोग अच्छा खासा ट्रेड प्लान करते हैं सर, ठीक है, और बगैर डेटा ना हो ना, तो हम अगर डेटा मैनिपुलेटेड भी है तो हम छोड़ देते ट्रेड। बिल्कुल। अगर डेटा हमारी समझ में नहीं आ रहा तो जस्ट लेफ्ट इट। देखते हैं कि ऐसी कंडीशन हुई थी, हमने छोड़ा तो उसका आउटकम क्या मिला। हमेशा आउटकम अच्छा ही मिला है कि उस दिन पिट सकते थे। तो ऐसा भी नहीं, आप लोग क्या करेंगे मालूम है, कभी डेटा नहीं समझ में आएंगे तो जबरदस्ती करने लगते हैं। मैनिपुलेशन होती है ना, डेटा में भी मैनिपुलेशन होती है मोस्टली बिल्कुल, एक्सपायरी बिल्कुल। के दिन में। डेफिनेटली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा दूर बना लो, सेव ट्रेड कर लो। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर नॉन एक्सपायरी डेटा सब कुछ बताता है। फ्राइडे के दिन तो क्लियर कट मुंह बता रहा था कि नीचे जाएंगे। जैसे जैसे खुल बाजार 12 बजे के पास आया, कॉल एग्रेसिव होता चला गया, पुट भागते चले गए। तो जाहिर बात है कि जो नीचे का लो तोड़ा तुमने, आज डे का लो तोड़ा, तो तुम नीचे जाओगे। बिल्कुल सर, ये एक डिटेल कॉन्सेप्ट है और इसको हम दोबारा से जानना चाहेंगे आपसे। अगर ये यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा लाइव में आप देखो, हाँ, ठीक है, उसका इम्पैक्ट देखो, तो शायद ऑडियंस को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल सर। और इस चीज़ पे सर एक डिटेल अगर लगता है कि इंटरेस्ट रहेगा तो इस पे हम दोबारा एक बोर्ड के साथ ही अपना डिस्कस करेंगे लाइव पे कि ऑप्शन चेन को कैसे प्रॉपरली डिकोड करना है और कैसे एक परफेक्ट ट्रेड प्लान करते हैं। कैसे परफेक्ट ट्रेड प्लान करते हैं। सर एक एडवाइस पर्सनली चाहूँगा सर, आई हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट। आपने काफ़ी इंस्पिरेशन दिखाई है सर, यहाँ पे आपसे काफ़ी अच्छा माइंडसेट मिला है मुझे और ऑडियंस को। सर मैं अभी अपनी कैपिटल को 1 CR तक लेके गया हूँ, आपकी मेरे लिए क्या एडवाइस होगी कि मैं आगे कैसे उसको और बढ़ाऊँ? बाजार का डायनेमिक चेंज हो रहा है, इंडियन बाजार मैच्योर हो रही है। हाँ जी। इंडियन बाजार जब मैच्योरिटी क्या होती है, मैच्योरिटी में होता है कि ट्रेंड उसके सस्टेन नहीं कर रहे। ओके। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी समझो, एल्गोरिदम में ही है। तो एक जगह पे फुल नहीं जाना, डाइवर्सिफिकेशन करना। लाइक हाउ सर? लाइक जैसे कि आप वीकली ऑप्शंस कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो। हाँ जी सर, मैं अभी बेसिकली फ्यूचर्स करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मैं पोजिशनल अभी ज़्यादा शिफ्ट हो गया हूँ क्योंकि इंट्राडे पे थोड़ा हाँ, वो मोमेंटम नहीं मिल पाता और मैं इंट्राडे पे फ्यूचर कर नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ द चार्जेस। तो हेजेस पे ध्यान दो, हेजेस पे ध्यान देना है। और सर ये जो चार्जेस आए हैं STT के, लेकिन अगर कैसे तुम टैकल फ्यूचर करें? पे करते हो तो 13 पॉइंट तो STT चला जाएगा। कैसे टैकल करें? क्योंकि अभी पहले लग रहा था 3,000 रुपये, अब लगता है 14,000 रुपये। अपना फीचर बनाओ ना, लाइक हाउ? डेल्टा 1 ही तो करना है ना। हाँ जी। डेल्टा 1 ऑप्शन सेल में बनाओ ना। ऑप्शन सेलिंग में? मैंने बनाया है। ओके। अब बट सर अब जैसे बहुत डीप इन द मनी बाजार ऊपर जा रहा है, 50 एटीएम पुट कितने का होगा? 50 का होगा डेल्टा उसका। 50 का डेल्टा, 50 का डेल्टा होगा एटीएम पुट का। अच्छा, डेल्टा 0.50। मान लो एक व्यू लेते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, मेरे को लॉन्ग करना है। ठीक है सर। आप फ्यूचर बाई कर रहे हो, हाँ जी सर। 13 पॉइंट आपको STT देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जो कि सर, बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अदर टैक्सेस हैं, ऑप्शन में नहीं है उतना। नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या करता हूँ, 50 का डेल्टा बेचता हूँ, 30 का डेल्टा बेचता हूँ, 20 का डेल्टा बेचता हूँ, और 5 का डेल्टा बाई कर लेता हूँ 3x में। मेरा मार्जिन 3 लाख रुपए के आसपास आ गया, लेकिन डेल्टा वो 1 है। ओके। एज क्या मिलेगा? फंस गया तो फ्यूचर नहीं आपको देगा, लेकिन ये दे के जाएगा। समझ में आ रही बात? बिल्कुल बिल्कुल। मंथली में ऑप्शन में मैंने ये बहुत प्लान किया। क्या हुआ कि रैली आ रही है, फ्यूचर लेंगे। फ्यूचर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, फंस जाता है ना, तो फिर वो कहता है डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने लगता है। मैंने ये केस देखा, गोवा सेमिनार में गया था मैं, शेयर इंडिया के, और एक थे मैंने फ्यूचर लॉन्ग किया था, पोजिशनल लॉन्ग, और उन्होंने बोल दिया यार कि चाइना जो है ना वियतनाम पे हमला करने जा रहा है, आज से 2 साल पहले की बात। अच्छा। हाँ, इन्फ्लुएंस हो गया, काट दिया। जब भी दूसरे के डिसीजन, आपके दूसरे का व्यू आएगा आपके दिमाग में, तो आपके डिसीजन गलत होंगे। इन्फ्लुएंस इसीलिए खराब है। आप, मैं ये कहता हूँ तुम मुझसे भी इन्फ्लुएंस ना हो। अगर इन्फ्लुएंस हुए आपका कभी फायदा होगा ही नहीं, नुकसान छोड़कर कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी पोजीशन काट दी, और 2023 की रैली कितनी बड़ी थी जरा आप देखो। बिल्कुल सर। क्या बट सर आप वो रैली पे जैसे आपने फिर प्रीमियम शॉर्ट किया है, तो वो प्रीमियम एक बार 0 हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? स्विच करेंगे, स्विच करते रहेंगे। हाँ, आगे लेते जाएंगे उसको, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे। ठीक है, अगर आप मंथली ऑप्शन देखोगे आज की डेट में 500 पॉइंट फ्यूचर में आराम से बैठ जाते हो। सर मेरा टारगेट ही 1000-1500 पॉइंट का रहता है। 1000-1500 पॉइंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। आपने ले लिया,
अब आपने 500 पॉइंट तक आपका ये है, इसका 50% गला, हाँ जी, आपने स्विच मारा, ओके, फिर 50% गला, फिर आपने स्विच मारा, स्विच मारते चले जाइए। ओके, इसका बेनिफिट ये है ना हम्म, कि इसमें मैनेजमेंट हो सकते हैं, हम्म, फ्यूचर में मैनेजमेंट नहीं हो पाते। नहीं हो पाएगा, फ्यूचर फंस जाता है तो पैनिक करता है, या तो सही है या तो आप गलत हो, या तो गलत है। हम्म, और ऑप्शन में क्या है कि एक और तीसरा विंडो खोलता है, ये टाइम फंसा हुआ, फंसा हुआ, वो भी सही है। हम्म, इसीलिए इसका विनिंग परसेंट 70 है ना, बिल्कुल 50% नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि उसके अंदर एक पॉइंट है, फंस गया तो प्रीमियम गल जाएगा, हम्म, और वो बेनिफिट देता है। बात समझ गए ना। बिल्कुल सर, अगर ओटीएम भी बाई कर दोगे तो तुम मार्जिन, बस क्या करना है, मार्जिन तुमको एक लॉट का लेके आना है, वो ओटीएम बाई से आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए, बड़े आराम से पैसा बनता है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली आई विल ट्राई दिस, या तो सिंथेटिक फ्यूचर कर लो, लेकिन सिंथेटिक फ्यूचर हमारे तुम्हारे जैसे ट्रेडर को समझ में नहीं आता। लोगों को समझ में आता है क्योंकि उसमें भी वही समस्या है कि हमने जो सेल किया है पुट, वो तो एक टाइम के बाद कुछ नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ, और एक हल्का सा डिप आएगा तो कॉल जो हमने बाई की वो खट से टूट जाएगी, बिल्कुल। तो हम मेरे को फियर देगी। ये सर हेज पे ना एक और हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी शायद से बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाएगा ये। एक सर आपसे लाइफ एडवाइस चाहूँगा। हम है ही टेक्निकल, हम क्या बोले, हम हर जगह पे, आप कहीं भी बुलाओगे हाँ। तो टेक्निकल आ जाएंगे। बट सर ये मैं चाहूँगा कि ऑडियंस एक बार बताए कि अगर इतना इंटरेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं सर को दोबारा इनवाइट करूँगा जब सर अवेलेबल होंगे, और हम हेजिंग के ऊपर जाएंगे कि कैसे हेजिंग से, ऑप्शन सेलिंग से कम कैपिटल पे भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, राइट सर? राइट, हेजिंग ऑप्शन सेलिंग ही एक ऐसा टूल है, इसके अंदर ऐसे से हेज है जो आपको लॉस ही नहीं करा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेट है सर। पैसा कम बना सकते हैं, हाँ, मैं ये मानता हूँ, लेकिन बिल्कुल। लॉस नहीं करा सकते। नहीं करा सकते, क्योंकि मैथमेटिकली वो चीज़ हाँ, पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली प्रूवन है, हाँ। मैथमेटिकली मैं करके दिखाऊंगा। बिल्कुल सर। सर एक लाइफ एडवाइस चाहूँगा आपसे अपने लिए। जी जी, क्या एडवाइस देंगे सर मुझे? अभी मैं 28 साल का हूँ। मैं ये कहूँगा एज अ ट्रेडर, यस सर, एज अ लाइफ में भी आप दे सकते हाँ, हैं जो मैंने आपको जो गलतियाँ की हैं उसके हिसाब से हम्म, एज अ ट्रेडर मैं बहुत लोगों से कनेक्ट हुआ, इन्फ्लुएंसर जब बन गया तो थोड़ा सा कनेक्ट हुआ। मेरे डिसीजन बहुत गलत हुए यार, दूसरों के चक्करों में। तो ये मान के चलना कि तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे बेहतर हूँ तो मैं अपने लिए हूँ, मैं आपके लिए कभी बेहतर नहीं हो सकता। आप अपने लिए बेहतर बने, गलतियां करोगे वो गलतियां लेसन देगा, प्रॉफिट करोगे कुछ कमाओगे वो कॉन्फिडेंस देगा। दूसरे का पैसा, दूसरे की नॉलेज ले लो, बुराई नहीं है, लेकिन वो बेहतर नहीं, तुमसे बेहतर कोई नहीं है इस जहान में, कोई नहीं है। बिल्कुल सर। ये इसी पे काम करना है। नहीं है हम बेहतर बनेंगे। बिल्कुल। यही एक एडवाइस है। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ समय कब बीता पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच बेटा। विल सी यू अगेन सर, थैंक यू।